देखिए इस वीडियो में मैं आपके सीटेट का एग्ज़ाम में जो हिंदी पेडागोजी के जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उनका रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आप सीटेट से रिलेटेड वीडियो देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन है, देखिए संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कि CALP किससे संबंधित होता है। तो देखिएगा संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता होता क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें मूर्त विचारों और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मूर्त विचारों और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में कक्षा के उपयोग में की जाने वाली शैक्षिक भाषा या भाषा में दक्षता पर यह केंद्रित होती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन होता है कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता किससे संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा कि विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम है। ये आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, ठीक है। तो संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम जो इस्तेमाल करती है वो अध्यापक केंद्रीय कक्षा प्रबंधन इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि कोई सी भी शिक्षा होती है, ठीक है, कोई सा भी विद्यालय होता है या कोई सी भी आपकी कक्षा होती है वो आपकी विद्यार्थी केंद्रित होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका बी है कि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम ये अधिक प्रयोग किया जाता है। विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम ये भी अधिक प्रयोग किया जाता है। और आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम ये भी आपका अधिक इस्तेमाल यानी प्रयोग किया जाता है। सबसे कम जो इस्तेमाल किया जाता है वो आपका अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में दो घटकों का प्रयोग किया जाता है, वो आपके आंसर हो जाएगा ए, श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। श्रव्य भाषिक जो आपके कौन सी विधि होती है, श्रव्य भाषिक में क्या बोलकर संप्रेषण किया जाता है ये, ठीक है। इसमें आपके बोलना यानी भाषण विधि या टेप रिकॉर्डर के द्वारा या रेडियो के द्वारा आप श्रव्य भाषिक यानी जिसे आप सुन सकते हैं, ठीक है। श्रव्य दृश्यात्मक विधि होती है कि जिसमें आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। जैसे आप टेलीविज़न का प्रयोग करते हैं उसमें फिल्म का प्रयोग करते हैं, वो श्रव्य और दृश्यात्मक, उसे आप सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, वो श्रव्य दृश्यात्मक विधि होती है। और ये दोनों विधि जो प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थी अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है, ठीक है। तो देखिए लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थी अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है, ठीक है। तो जब दो विद्यार्थियों के बीच संवाद करवाया जाता है या वाद विवाद कराया जाता है तो यह जो कौशल कराया जाता है वो आपका श्रवण एवं वाचन कौशल कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जो लता जो है वो श्रवण एवं वाचन कौशल का आकलन कर रही है, क्योंकि संवाद में और वाद विवाद अगर क्रिया की जाती है उसमें एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी की बातों को सुनता है और दूसरे विद्यार्थी सुनकर उसका जवाब भी देता है, यानी कि इसमें दोनों ही जो विद्यार्थी क्रिया करते हैं, ठीक है। तो इसमें श्रवण वाचन यानी कि सुनना और बोलना दोनों ही क्रिया होती है, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर श्रवण एवं वाचन हो जाएगा, ठीक है। और भाषा के चार कौशल होते हैं जिसमें आपका श्रवण, वाचन, पाठन और लेखन, ये चार जो भाषा के चार कौशल होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो लता किस कौशल का आकलन कर रही है तो आपका आंसर बी हो जाएगा, श्रवण एवं वाचन का आकलन कर रही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नज़्मा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न पत्र का काठिन्य स्तर का मूल्य 30 है। नज़्मा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए प्रश्न पत्र की बात बता रहा हूँ मैं कि प्रश्न पत्र के माध्यम से बालकों के ज्ञान एवं भाषा कौशल का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। हम प्रश्न पत्र के माध्यम से बालकों के ज्ञान एवं भाषा कौशल का परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो सभी छात्रों की क्षमता के अनुकूल हो, ठीक है। इसलिए प्रश्न पत्र का काठिन्य जो होना चाहिए यानी कि सरल जो होना चाहिए, ताकि वो कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक रूप से होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि नज़्मा भाषा के एक प्रश्न पत्र के प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य का स्तर 30 है। नज़्मा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा कि इस प्रश्न पत्र को यानी कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, ठीक है। यह आपका आंसर हो जाएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। तो मौन अवधि यानी कि मौन पठन, ठीक है। मौन पठन में छात्र बिना आवाज़ करे पाठ के भाव को समझते हुए पढ़ते हैं, ठीक है। और इसमें विद्यार्थी के ध्यान को भटकने की, यानी विद्यार्थी का ध्यान भटकने के कम अवसर होते हैं, ठीक है। और ये मौन पठन जो विद्यार्थी के लिए एक बहुत प्रभावी विधि होती है, ठीक है। और मौन पठन का जो मौन पठन की विधि का प्रयोग जो किया जाता है वो कहानी पढ़ने, उपन्यास पढ़ने या आत्मकथा पढ़ने में किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा कि भाषा के साथ कार्य करते हैं। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ELL विद्यार्थी वे शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं, ठीक है। तो देखिए दृश्यात्मक सूचनाओं यानी कि दृश्यात्मक माध्यम वे माध्यम होते हैं जैसे कक्षा में चार्ट का प्रयोग किया जा रहा है, मॉडल के प्रयोग से माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और उन चार्ट के और मॉडल के माध्यम से वो जो विद्यार्थी शीघ्रता से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, यानी जल्दी से सीख जाते हैं वे विद्यार्थी, ठीक है। तो ये देखिएगा ELL विद्यार्थी वे दृश्यात्मक शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यम के द्वारा ही प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। तो व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण जो है निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है, ठीक है। और निगमनात्मक विधि क्या होती है कि निगमनात्मक विधि में शिक्षार्थी सामान्य सिद्धांत से विशेष सिद्धांत की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षार्थियों को लक्ष्य भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है, ठीक है। किसमें कि व्याकरण अनुवाद विधि में विद्यार्थी को लक्ष्य भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है। और व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा, निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरिंदर अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है और उस वाक्य को सुनकर समझकर विद्यार्थियों को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरिंदर किस कौशल का आकलन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हरिंदर यानी कि जो टीचर है, अध्यापक है, वो विद्यार्थी से कुछ वाक्य बोलता है और उस वाक्य को सुनकर समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड से पर बने चित्र से मिलान करने के लिए कहता है, ठीक है। तो जो हरिंदर जो है वो किस कौशल का जो आकलन कर रहा है, वो श्रवण कौशल का आकलन कर रहा है। यानी कि अध्यापक जो श्रवण कौशल का आकलन कर रहा है, कैसे कर रहा है कि जो यानी कि अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, बोलकर पढ़ा रहा है, वो विद्यार्थी जो है सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, यानी कि सुन रहे हैं और सुनकर समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है। तो वो श्रवण कौशल का जो आकलन कर रहा है। तो इसलिए आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है, ठीक है। तो देखिए कि रेखांकित शब्द जो है उस शब्द का विलोम शब्द बताने के लिए कहता है, ठीक है। तो विलोम शब्द हुए, आपके प्रावाची शब्द हुए और अनेकार्थी शब्द हुए, ये जो विद्यार्थी के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, ठीक है। विलोम शब्द, प्रावाची शब्द, अनेकार्थी शब्द, ये शब्द जो होते हैं वो विद्यार्थी के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम बताओ। यह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है, तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि भंडार शब्द की उपकौशल का परीक्षा ले रही है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि भंडार, शब्द भंडार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित होती है। तो ये निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति जो है वो वाइगॉस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है, ठीक है। तो तुकबंदी शब्द है, तो तुकबंदी शब्द वे शब्द होते हैं जो एक ही प्रकार की ध्वनियों की आवाज़ निकालते हैं, यानी कि एक ही साउंड वाले जो शब्द होते हैं तुकबंदी कहते हैं। जैसे आपका
माल, साल, काल, ताल, ठीक है, ऐसे होते हैं। या सार, मार, डार, हार, ऐसे शब्द जो है ना कि एक ही साउंड के, एक ही तरह की साउंड निकालते हैं, वो तुकबंदी शब्द वाले कहलाते हैं, ठीक है। तो पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, ध्वन्यात्मक जागरूकता मजबूत कर रही है, क्योंकि ध्वन्यात्मक जागरूकता यानी एक ही प्रकार की ध्वनि शब्दों में निकलना, वो आपका होता है, ठीक है। आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रभाव पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है, उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? तो देखिए, प्रभाव पठन क्या होता है कि अध्यापक द्वारा ऐसे पठन क्रिया करते समय अपनी आवाज़ को इतना ज़ोर से बोलना चाहिए या इतना सा लाउडली बोलना चाहिए कि पीछे तक बैठे हुए जो छात्र हैं उस तक जो अध्यापक की आवाज़ पहुंच सके, ठीक है, और यानी कि वह छात्र उस आवाज़ को यानी कि अध्यापक की आवाज़ को ठीक प्रकार से सुन सकें, ठीक है। तो वो प्रभाव पठन कहलाता है, ठीक है। तो सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रभाव पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है, वह अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहती है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ऊंचे स्वर में, यानी कि स्वस्वर पाठन, ऊंचे स्वर में, यानी कि आप जो अध्यापक द्वारा जो पठन क्रिया की जा रही है, ठीक है, वाचन क्रिया की जा रही है, वो उच्च स्वर में की जानी चाहिए, ताकि वह की जो आवाज़ पीछे तक जो बैठे छात्र उन सभी को सुनाई दे सके, ठीक है। तो इसलिए आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्ति सिखानी क्यों जरूरी है? ठीक है, देखिए, एक अध्यापक को पठन क्रिया करते समय अगर कोई शब्द आते हैं तो उन शब्दों के अनेक प्रकार के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, उनके विलोम शब्दों का प्रयोग भी करना चाहिए, और उनके जो अनेकार्थी शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे विद्यार्थी के शब्दकोश में वृद्धि होगी, ठीक है, विद्यार्थी को नए नए शब्दकोश यानी कि नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्ति सिखानी क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर आपका यही हो जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? ठीक है, अगर यदि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है तो आप आपकी क्या भूमिका रहेगी? तो देखिए, सबसे पहले ए कि आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है आपको, ठीक है। ये आपका कथन बिल्कुल सही है कि आप विद्यार्थी को क्या और कैसे पढ़ाएंगे, ये आपका निर्णय लेना चाहेंगे, तो आपका आंसर ए सही है। बी देखिएगा कि आप सीखने के लिए स्थिति का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थी को सीखने का अवसर देंगे, ये भी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएंगे। ए और बी सही है अभी तक, ठीक है। सी देखिएगा, शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे, ये गलत हो जाएगा। शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री को प्रस्तुत हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम विषय सामग्री के विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर देंगे तो विद्यार्थी कुछ नहीं समझ पाएगा। विद्यार्थी तभी समझ पाएगा जब हम उस विद्यार्थियों के सामने कुछ समझाएंगे, ठीक है, तभी विषय सामग्री को प्रस्तुत करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका सी गलत हो जाएगा। डी देखिएगा कि एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत और मदद भी देंगे, ठीक है, ये भी सही है। तो इसलिए आपका आंसर ए बी डी हो जाएगा कि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, ठीक है, और आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने का अवसर देंगे, और एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत और मदद भी देंगे। तो आपका आंसर ए बी डी आंसर हो जाएगा। तो ये देखिएगा, मैंने CTET के एग्ज़ाम में जो आपके शिक्षा शास्त्र यानी कि हिंदी की जो पेडागोजी आती है वो मैंने आपके कुछ ये यानी कि 15 क्वेश्चन कराए हैं आपको। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके एग्ज़ाम में इसी तरह के जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे।